नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस पहली वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात कानपुर में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। कानपुर शहर से 30 किलोमीटर दूर बेला बिधुना मार्ग पर एक गांव है कजती। कजती गांव कानपुर देहात जनपद के चौबेपुर थाना अंतर्गत आता है। इसी गांव में रहने वाले सुनील की बेटी सोनी सिवली में स्थित ताराचंद इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। इस कॉलेज में लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते थे। सोनी के साथ उसकी कक्षा में शिववीर भी पढ़ता था। शिववीर धनपत का बेटा था। वो सोनी के घर के पास ही रहता था। शिववीर पढ़ने में होशियार था। जब वो 8वीं कक्षा में पढ़ता था तभी उसकी दोस्ती सोनी से हो गई थी। गंभीर प्रवृत्ति का शिववीर सोनी को इतना अच्छा लगता था कि उसका दिल चाहता था कि हर घड़ी वो उसी के साथ रहे। शायद उसका यही लगाव जल्द ही प्यार में बदल गया। शिववीर को भी सोनी अच्छी लगती थी। वैसे तो क्लास में और भी लड़कियां थी, लेकिन शिववीर को सोनी सबसे अलग लगती थी। जैसे ही दोनों को लगा कि वे एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, अन्य प्रेमियों की तरह उन्होंने भी साथ में जीने की कस्में खा ली। उसी बीच एक दिन सोनी के पिता ने उसे बुलाकर कहा, पता चला है तू किसी जाटव के लड़के के साथ घूमती फिरती है। तुझे पता नहीं कि हम यादव है। यादव और जाटव का कोई जोड़ नहीं, इसलिए तू उससे दूर ही रहे। पिता की बातें सुनकर सोनी सन्न रह गई। जाति की बात तो उसने कभी सोची भी नहीं थी। बस शिव उसे अच्छा लगा था, इसलिए वो उसे प्यार करने लगी थी। अब उसकी समझ में आया कि प्यार भी जाति पूछकर किया जाता है। वो सोच में पड़ गई कि अब क्या होगा। अगले रोज शिववीर कॉलेज में मिला तो उसने उसे पिता की चेतावनी के बारे में बताया। शिववीर ने उसे समझाते हुए कहा, प्यार करने वालों की राह आसान नहीं होती। हमें मजबूत बनना होगा, तभी हमें मंजिल मिलेगी। सोनी को लगा कि शिववीर सब संभाल लेगा, लेकिन दोनों के प्यार की चर्चा गांव वालों तक पहुंच गई थी। इसके बाद गांव वाले सुनील से कहने लगे कि वो अपनी बेटी पर नजर रखे, वरना वो नाक कटाकर रहेगी। सुनील को लगा कि गांव वाले सच कह रहे हैं, इसलिए उसने सोनी की पढ़ाई पर रोक लगा दी, जबकि शिववीर पढ़ता रहा। सुनील का सोचना था कि शिववीर से अलग होकर सोनी उसे भूल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दोनों लगातार मिलते रहे। जब इस बात की जानकारी सुनील को हुई तो उसे गहरा आघात लगा। उसने बेटी को डांटा कि अगर उसने उस जाटव के लड़के से मिलना नहीं छोड़ा तो सख्त रुख अपनाना पड़ेगा। गांव में सुनील की बेटी की आशिकी चर्चा का विषय बनती जा रही थी, लेकिन सुनील को ही नहीं पूरे गांव को चिंता थी कि अगर यादव की बेटी जाटव के साथ भाग गई तो उनकी बिरादरी पर कलंक लग जाएगा। सुनील पर गांव वालों का दबाव बढ़ने लगा कि वो अपनी बेटी को संभाले। सोनी को जब पता चला कि उसे शिववीर से दूर करने की साजिश रची जा रही है तो वो घबरा गई, लेकिन उसके इरादे कमजोर नहीं पड़े। उसने तय कर लिया कि कुछ भी हो वो किसी भी कीमत पर शिववीर को नहीं छोड़ेगी। इसके बाद वो बागी होती गई। एक दिन उसने अपनी माँ संतोषी से खुलकर कह दिया, आखिर क्या कमी है शिववीर में? देखने में भी अच्छा है, पढ़ाई में भी ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो मुझे प्यार करता है। बेटी की बात सुनकर संतोषी सन्न रह गई। उसे लगता था कि अभी बेटी छोटी है, डांटने फटकारने से रास्ते पर आ जाएगी, लेकिन बेटी तो बहुत आगे निकल चुकी थी। तब माँ ने सोनी को डांटा, एक जाटव के लड़के के साथ तेरी शादी कभी नहीं हो सकती। समाज में रहने के लिए उसके नियमों को मानना पड़ता है, लेकिन सोनी ने तय कर लिया था कि वो किसी भी कीमत पर नहीं मानेगी। वो वही करेगी जो उसका दिल चाहता है। दूसरी ओर शिववीर के पिता धनपत को पता नहीं था कि वो यादव की बेटी से प्यार करता है, लेकिन जब इस बात की जानकारी उन्हें हुई तो उन्होंने उसे समझाया कि वो जो कुछ कर रहा है वो ठीक नहीं है। आज भी समाज में ऊंच नीच की दीवार कायम है। अगर किसी ने उस दीवार को तोड़ने की कोशिश की है तो उसके साथ बुरा ही हुआ है। धनपत बेटे के लिए परेशान रहने लगा था। उसे डर था कि यादव जाति के लोग उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। उसे शिववीर के सिर पर खतरा मंडराता नजर आया
तो वो उस पर नजर रखने लगा। ऐसे में सोनी ने जब शिववीर से पूछा कि उसने भविष्य के बारे में क्या सोचा है, तो उसने कहा, हम समाज की बेड़ियों से बंधे हैं। अगर ये समाज हमें साथ में जीने नहीं देगा तो हम इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। शिववीर ने उसे समझाया कि जीना तो वो भी चाहता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तब सोनी ने कहा, चलो हम घर छोड़कर कहीं भाग चलते हैं। तभी शिववीर ने कहा, नहीं, ऐसा करने से दोनों के घर बर्बाद हो जाएंगे। हम अपनी खुशियों के लिए अपने घर वालों की खुशियां नहीं छीन सकते। सोनी, हमारे सामने जो हालात है उन्हें देखकर यही लगता है कि अब हमारे सामने एक ही रास्ता है कि हम इस दुनिया को अलविदा कहकर सबको ये दिखा दे कि सच्चे प्यार को मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। इधर सोनी पर घर वालों की बंदिशें इतनी बढ़ चुकी थी कि वो परेशान रहने लगी। एक दिन उसने शिववीर को फोन करके बताया, शिव, मुझे तो लगता है कि हम कभी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि घर वाले मेरी शादी की बात कर रहे हैं। शिववीर ने सोचा कि अब उसे कोई निर्णय ले ही लेना चाहिए। समाज की पाबंदियों की वजह से जीवन के प्रति उसकी उदासीनता बढ़ रही थी। उसके पास ना तो ऐसे कोई साधन थे और ना ही हिम्मत कि वो अपनी प्रेमिका को कहीं दूर ले जाकर अपना आशियाना बसा ले। ऐसे में उसके सामने एक ही रास्ता था कि वो प्रेमिका के साथ इस दुनिया को अलविदा कह दे। एक शाम गांव के बाहर रवि के बगीचे में दोनों का आमना सामना हुआ। बातचीत के दौरान सोनी ने पूछा, शिववीर, क्या सोचा है तुमने? क्योंकि अब मैं बंदिशों से परेशान हो गई हूँ। घर वाले मुझसे काफी नाराज है। सोनी, हमने साथ जीने की कस्में खाई थी। अब तक हमारी समझ में ये आ गया है कि हम साथ साथ जी नहीं सकते, लेकिन हम साथ साथ इस दुनिया को अलविदा तो कर ही सकते हैं। शिववीर, मैंने तुम्हें जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया है, इसलिए पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं सुहागन होकर इस दुनिया को अलविदा कहूं। अगर हमने इस जन्म में शादी नहीं की तो अगले जन्म में भी साथ नहीं रह सकेंगे। शिववीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। हम लोग कल ही शादी कर लेंगे। इधर परेशान सुनील ने अपनी बेटी सोनी की शादी बिल्होर थाना क्षेत्र के धनसी निवादा के रहने वाले मेवाराम यादव के बेटे अमर के साथ तय कर दी। 20 मार्च को तिलक और 30 मार्च 2021 को शादी की तारीख भी तय हो गई। इसके बाद वो शादी की तैयारी में जुट गया। सोनी को अपनी शादी की बाबत पता चला तो वो परेशान हो उठी। उसने शादी तय होने और 30 मार्च को बारात आने की जानकारी शिववीर को दे दी तो वो भी परेशान हो उठा। उसने सोनी को समझाया भी, लेकिन सोनी ने साफ कह दिया कि वो दुल्हन तो बनेगी, लेकिन किसी और की नहीं, केवल अपने मन के मीत की। सुनील बेटी की शादी धूमधाम से करना चाहता था। घर में खुशी का माहौल था। घर में नाते रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया था। मंडप भी गड़ गया था और मंडप के नीचे मंगल गीत गाए जाने लगे थे। सोनी की काया को निखारने के लिए उसके शरीर पर उपटन लगाया जाने लगा था। 28 मार्च 2021 को होली का त्योहार था। रात 10 बजे होलिका जलाई गई। रात 12 बजे जब घर के लोग सो गए तो सोनी ने शिववीर को फोन किया और पूरी तैयारी के साथ उसे गांव के बाहर शीतला देवी के मंदिर पर मिलने को कहा। उसी रात शिववीर घर से निकलकर शीतला देवी मंदिर पहुंच गया, जहां सोनी उसका इंतजार कर रही थी। रात में ही उन्होंने मां शीतला को साक्षी मानकर मंदिर में शादी कर ली। शिववीर ने सोनी की मांग भरकर उसे पत्नी बना लिया। रात भर दोनों एक दूसरे की बाहों में समाये रहे। रात का अंधेरा और तारे उनकी मोहब्बत के गवाह बने। सुबह 4 बजे शिववीर ने कहा, सोनी, अब हमें लंबे सफर पर चलना होगा। इसके बाद सोनी और शिववीर कमल कटियार के खेत पहुंचे। खेत के किनारे नीम का पेड़ था। इस पेड़ पर दोनों चढ़ गए। सामान को उन्होंने 2 शाखाओं के बीच रखा और फिर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सुबह 7 बजे कंजती गांव का आंसू कटियार दिशा मैदान को गया तो उसने नीम के पेड़ पर उन दोनों के शव देखे। वो भागकर गांव आया और गांव वालों को जानकारी दी। इसके बाद तो कंजती गांव में सनसनी फैल गई। कुछ ही देर में वहां भीड़ जुट गई। सुनील की बेटी सोनी तथा धनपत का बेटा शिववीर भी अपने अपने घर से नदारद थे। उनका माथा ठनका। सुनील अपनी पत्नी संतोषी के साथ घटनास्थल पहुंचा। वहां अपनी बेटी का शव देखकर वो रो पड़ा।
धनपत भी बेटे की मौत पर आंसू बहाने लगा। इसी बीच गांव के प्रधान राजेश ने प्रेमी युगल की मौत की सूचना थाना चौबेपुर पुलिस को दे दी। सूचना पाते ही थाना प्रभारी कृष्ण मोहन राय पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने घटना स्थल का बारीकी से मुआयना किया। सोनी और शिववीर कंजती गांव के ही रहने वाले थे। सोनी करीब 21 वर्ष की थी, जबकि शिववीर 22 साल का था। सोनी की मांग में सिंदूर था। देखने से ऐसा लग रहा था कि मौत से पहले दोनों ने शादी कर ली थी। थाना प्रभारी कृष्ण मोहन राय अभी निरीक्षण कर ही रहे थे कि यादव और जाटव बिरादरी के लोगों में कहासुनी होने लगी। तनाव बढ़ता देखकर श्री राय ने सूचना पुलिस अधिकारियों को दी। सूचना पाकर एसपी केशव कुमार चौधरी तथा डीएसपी संदीप सिंह वहां पर आ गए। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया तथा दोनों पक्षों के लोगों को समझाकर शांत किया। इसके बाद उन्होंने दोनों के शवों को नीचे उतरवाया। उन्होंने मृतकों के घर वालों से पूछताछ की। मृतक शिववीर की तलाशी ली गई तो उसकी जेब से मोबाइल फोन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, डेबिट कार्ड तथा 597 रुपए मिले। इसके अलावा पेड़ की डाल पर चुनरी, गमछा, मोबाइल फोन, हाथ घड़ी, 2 जीन्स, पेड़ के नीचे लेडी चप्पलें तथा पानी की बोतल मिली। पुलिस ने बरामद सामान को सुरक्षित किया तथा दोनों शवों को पोस्टमार्टम हाउस माती भिजवा दिया। थाना चौबेपुर पुलिस ने प्रेमी युगल की मौत के प्रकरण को जीडी में दर्ज तो किया, लेकिन दोनों की मृत्यु होने से उन्होंने इस केस की फाइल बंद कर दी। बेटी के गलत कर्म से सुनील का सिर झुक गया था। यादव समाज का तिरस्कार उसे भारी पड़ रहा था। दोस्तों, आज की दूसरी जो क्राइम की कहानी है वो है नागपुर, महाराष्ट्र से। सुबह 11 बजे क्रिकेट खेलने गया राज जब शाम 5 बजे तक घर नहीं आया तो माँ गीता देवी को उसकी चिंता हुई। अक्सर वो घर पर 3 बजे तक आ जाता था। अगर किसी दिन उसे देर हो जाती तो वो इसकी जानकारी अपने घर वालों को फोन करके दे देता था, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कई बार फोन करने के बाद भी जब उन्हें राज के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो वो घबरा उठी। राज कहाँ है, क्या कर रहा है, उसका फोन स्विच ऑफ क्यों है? इस बात की जानकारी उन्होंने अपने पति राजकुमार पांडे को दी, मगर राजकुमार पांडे ने पत्नी की बातों को गंभीरता से ना लेते हुए कहा, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? अपने किसी दोस्त के यहाँ चला गया होगा, हो सकता है वहाँ फोन का नेटवर्क ना हो। पति की इन बातों से गीता देवी को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन मन अशांति रहा। राजकुमार पांडे ने पत्नी गीता देवी को तो धीरज दे दिया था, लेकिन अपने काम में उनका भी मन नहीं लग रहा था। उन्होंने अपने चचेरे भाई मनोज कुमार पांडे को फोन पर सारी बातें बताई और वो घर जल्दी आ गए थे। फिर वो मनोज के साथ मिलकर राज की तलाश में लग गए थे। अपने आसपास और जान पहचान वालों से पूछताछ करने के बाद जब उन्होंने राज के उन दोस्तों से संपर्क किया जिनके साथ वो अक्सर क्रिकेट खेलने जाया करता था, तो उनकी बेचैनी और बढ़ गई। उसके साथ खेलने वाले दोस्तों ने उन्हें बताया, अंकल राज हमारे साथ खेलने आया तो जरूर था, लेकिन वो 2 बजे मैदान से ये कहकर निकल गया था कि 15-20 मिनट में वापस आएगा। मैदान में एक मोटरसाइकिल आई थी। उस पर बैठे लड़के ने जब राज को पुकारा तो वो उसकी ओर देखकर मुस्कुराया था और वो उसकी मोटरसाइकिल पर बैठकर निकल गया, तो फिर वापस नहीं आया। राज के दोस्तों की बातें सुनकर राजकुमार और काका मनोज पांडे के चेहरे पर मायूसी छा गई। उन्होंने पूछा, बेटा आप लोग उस मोटरसाइकिल वाले को पहचानते हो? नहीं अंकल, उसने हेलमेट लगा रखा था जिससे हम उसका चेहरा नहीं देख पाए। अपने बेटे राज के किसी अपरिचित के साथ जाने की बात सुनकर राजकुमार और उनका पूरा परिवार बुरी तरह से डर गया था। वो व्यक्ति जिस प्रकार से उनके बेटे को ले गया था उससे उनकी नीयत ठीक नहीं लग रही थी। उन्हें दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। इस बात की जानकारी जब मोहल्ले वालों को हुई तो सारा मोहल्ला उनके साथ आ गया था। सभी राजकुमार पांडे और उनके परिवार के साथ राज की तलाश में जुट गए और उन्हें पुलिस के पास जाने की सलाह दी। इसके पहले कि राज के पिता और चाचा मनोज कुमार पांडे पुलिस में जाकर राज की गुमशुदगी दर्ज कराते, उन्होंने जो सोचा था वही हुआ। राज के गायब होने का रहस्य सामने आ गया था। राज का किडनैप हो गया था। इस बात की पुष्टि तब हुई जब फिरौती का फोन आया।
किडनैपर ने राज की फिरौती के लिए जो शर्त रखी थी वो सुनकर राज का सारा परिवार स्तंभ रह गया। शाम 7 बजे के करीब राज की मां गीता देवी के मोबाइल स्क्रीन पर जो नंबर उभरा था उसे देखकर परिवार वालों की आंखों में चमक आ गई थी। वो नंबर उनके बेटे राज का था। फोन रिसीव करने पर दूसरी तरफ से जो आवाज आई थी उससे उनकी आंखों की चमक वापस चली गई थी। आवाज सख्त और कर्कश थी। तुम्हारा लाडला मेरे पास है, उसकी आवाज सुनना चाहोगी? ये कहते हुए किडनैपर ने जब उन्हें उनके बेटे की आवाज सुनाई तो उनका दिल दहल उठा। राज बुरी तरह से रो रहा था। वो कह रहा था, माँ मुझे बचा लो, भैया मुझे मार देंगे। इसके बाद किडनैपर ने उससे फोन ले लिया और कहा, देखो मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा दुश्मन राज का चाचा मनोज पांडे है। मुझे उसका कटा हुआ सिर चाहिए। उसका सिर काटकर मुझे दिखाओ और मेरे व्हाट्सएप पर डालो तो मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा। इसके लिए मैं तुम्हें 12 घंटे का समय दे रहा हूँ। इसके बाद मैं तुम्हारे बच्चे का क्या करूंगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। ये कहते हुए किडनैपर ने फोन कट कर दिया। फोन पर राज के घर वालों को जिस प्रकार की धमकी मिली थी उससे राज की मां गीता देवी की तबीयत बिगड़ गई। वो रह रहकर बेहोश होती जा रही थी। राज के पिता राजकुमार पांडे बार बार किडनैपर को फोन करके मिन्नतें कर रहे थे। देखो राज उनका बेटा नहीं है। उस बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है? आपकी जो भी दुश्मनी है उसके चाचा मनोज से है। फिर उसकी सजा उसे क्यों दे रहे हो? वो मासूम है, उसे छोड़ दो। लेकिन राजकुमार पांडे और परिवार वालों की बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अपनी बात पर कायम रहते हुए उसने फोन काट दिया था। अब तक रात के 9 बज चुके थे। कई बार किडनैपर से फोन पर बात करने के बाद राजकुमार पांडे और उनका परिवार आवाज पहचान कर इतना तो जान ही चुका था कि उनके मासूम बच्चे का किडनैपर कोई और नहीं बल्कि सूरज साहू है। और वो राज के चाचा मनोज पांडे का सिर क्यों मांग रहा है ये सभी जानते थे। मामला नाजुक था जो बिना पुलिस के नहीं सुलझ सकता था। इसलिए वे बिना देरी किए अपने भाई मनोज पांडे और इलाके के कुछ लोगों के साथ थाना MIDC चले गए। वहां के थाना प्रभारी युवराज हांडे से मिलकर उन्हें सारी बातें बताई और बेटे के किडनैप के मामले में सूरज साहू के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करवा दी। उन्होंने थाना प्रभारी को सूरज साहू के बारे में जानकारी दे दी। किडनैपर सूरज साहू की विचित्र मांग पर थाना प्रभारी हांडे भी सख्ते में आ गए थे। 55 साल के राजकुमार पांडे महाराष्ट्र की उप राजधानी नागपुर के आजाद नगर इलाके में परिवार के साथ रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी गीता देवी के अलावा उनका एक चचेरा भाई मनोज पांडे भी रहता था। उनके 2 बच्चों में एक बेटी कंचन थी जो करीब 16 साल की थी और एक बेटा मंगलू पांडे उर्फ राज जो लगभग 14 साल के आसपास का था। दोनों बच्चे होनहार और समझदार थे। राज पांडे कॉन्वेंट स्कूल में तो बेटी एक कॉलेज में पढ़ती थी। राजकुमार की पत्नी गीता देवी एक कुशल गृहिणी थी जो अपने बच्चों का हर तरह से ख्याल रखती थी। राजकुमार पांडे MIDC परिसर की एक प्राइवेट फर्म में ऑपरेटर थे। राज उनका इकलौता बेटा था। उसे अपनी पढ़ाई के साथ साथ गाने और क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था। वो अपने स्कूल में तो गाने गाता ही था, पार्टियों में अपनी बहन के साथ भी गाता था। उसकी बहन के साथ उसके कई ऐसे मार्मिक गाने थे जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए थे, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था और सराहा भी था। हालांकि पिता राजकुमार पांडे की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी वो अपने लाडले को चोटी का गायक बनाना चाहते थे। वो अपनी दमदार आवाज के साथ जिस लयबद्ध तरीके से गाता था उससे उसके जानने वाले भी कायल थे, लेकिन उनका ये सपना बस सपना ही रह गया था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके गाने के शब्द उसके ना रहने पर उन्हें और उनके परिवार को सारी उम्र रुलाया करेंगे। राजकुमार पांडे की शिकायत दर्ज करने के बाद थाना प्रभारी हांडे ने उन्हें सांत्वना देने के बाद ये कहकर घर भेज दिया कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और मामले की खबर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। मामले का संज्ञान लेते हुए नागपुर पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार, अपर पुलिस कमिश्नर दिलीप झलके तत्काल MIDC पुलिस थाने आ गए। उन्होंने थाना प्रभारी हांडे के साथ मामले पर गंभीरता से विचार किया और जांच की रूपरेखा तैयार कर अपने अधिकारियों की 4 टीमें बनाकर उन्हें जिम्मेदारियां सौंप दी।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस टीम अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही थी। चूंकि मामले में सूरज आरोपी था, इसलिए पूरी टीम का ध्यान उस पर था। पहले पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा, लेकिन वो उन्हें वहां पर नहीं मिला। इसके साथ उन्होंने सूरज साहू और राज के फोन नंबरों को सर्विलांस पर लगा दिया था, जिसमें उन्हें कामयाबी मिली और उसे आधी रात को वर्धा रोड बोरखेड़ के परिसर से दबोचकर MIDC पुलिस थाने ले आए। थाने में सरसरी तौर से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर वहां से 22 किलोमीटर दूर हुड़केश्वर बंजारी कॉलेज परिसर के एक सुनसान जगह से मासूम राज पांडे का शव बरामद कर लिया। जरूरी कार्रवाई करने के बाद पुलिस ने उसे नागपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया था। रात भर चली पुलिस की इस कार्रवाई से जहां इलाके के लोग खुश थे, वहीं किडनैपर सूरज साहू के प्रति लोगों में रोष भी था। सुबह होते ही पुलिस थाने में इलाके के लोग इकट्ठा होकर सूरज साहू को उनके हवाले करने की मांग करने लगे, ताकि वे अपनी तरह से उसे सजा दे। इस भीड़ में राज का परिवार सबसे आगे था। मामला बिगड़ता देखकर DCP नूरुल हसन को सामने आना पड़ा। उनके समझाने पर लोगों की भीड़ इस बात पर शांत हो गई कि राज का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले और जल्द से जल्द अपराधी को फांसी की सजा मिले। पूछताछ में सूरज साहू ने पुलिस टीम को पहले बताया कि 7 साल पहले पांडे परिवार के मनोज पांडे ने उसकी मां पर अत्याचार किया था, जिसका उसने बदला लिया है। लेकिन उसके इस बयान पर पुलिस टीम संतुष्ट नहीं हुई। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो कहानी कुछ और ही थी, जो इस प्रकार से थी। 25 साल का सूरज एक आशिक मिजाज युवक था और अपनी मां के साथ CRP स्थित रायसेनी कॉलेज के पास रहता था। परिवार में उसके अलावा 3 भाई और थे। परिवार शिक्षित था। तीनों भाई पोस्ट ग्रेजुएट और इंजीनियर थे। उनकी शादी हो चुकी थी। वे अपने परिवार के साथ अलग अलग रह रहे थे। सूरज साहू सबसे छोटा और मां का लाडला था। इस नाते मां ने उसे अपने पास ही रखा था। तीनों भाई उसे भी अपने जैसा बनाना चाहते थे, लेकिन वो बन नहीं सका। 12वीं कक्षा पास करने के बाद उसने पॉलिटेक्निक में प्रवेश लिया, पर साल भर बाद ही पढ़ाई छोड़कर फैब्रिकेशन का काम करने लगा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि इसी बीच उसके दिल में एक लड़की को लेकर हलचल मच गई थी। वो उसका दीवाना हो गया था। दरअसल हुआ ये था कि सूरज साहू अपने काम से फ्री होने के बाद अक्सर दोस्तों से मिलने आजाद नगर इलाके में आता जाता था। यही उसकी नजर पांडे परिवार के रिश्ते में आने वाली कुसुम पर पड़ गई थी और वो उससे एक तरफा प्यार करने लगा था। अपने प्यार का एहसास कराने के लिए सूरज साहू कई बार उसके रास्ते आया था। इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब होता, इस बात की खबर पांडे परिवार को लग गई। इस बात से नाराज राज पांडे के चाचा मनोज पांडे ने सूरज साहू को कुसुम से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन सूरज पर मनोज की बातों का कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने उसकी जमकर पिटाई कर दी और जल्द ही कुसुम की शादी करवा दी। मामला लड़की का था, इसलिए सूरज साहू के परिवार वालों ने उसे ही आड़े हाथों लिया, जिससे नाराज सूरज साहू ने पांडे परिवार को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। 1 साल बीत जाने के बाद लगभग 5 महीने पहले से उसने पांडे परिवार के खिलाफ प्लानिंग शुरू कर दी और लगातार अपराध से जुड़ी घटनाओं की वीडियो क्राइम सीरीज देखनी शुरू कर दी। घटना के 1 हफ्ते पहले उसने मेडिकल स्टोर से एक सर्जिकल ब्लेड खरीदकर अपने पास रख लिया था और पांडे परिवार को गहरा घाव देने के लिए उनकी सारी कमजोरियों का अध्ययन किया। इसके लिए उसने उनके इकलौते बेटे राज को चुना था। इस घटना को अंजाम देने के लिए क्रिकेट प्रेमी राज को फोन करके 2 दिन पहले किसी बहाने से उसे 10 जून 2021 को इंदिरा नगर क्रिकेट मैदान से अपनी बाइक पर बैठाकर ले गया। वो बाइक को सुनसान इलाके में ले गया। सुनसान इलाका देखकर राज जब घबराकर रोने लगा तो उसने राज को मारा पीटा। इसके बाद उसने उसका फोन द्वारा संपर्क उसकी मां से करवाकर उसे पत्थर से मारकर बेहोश किया। फिर सर्जिकल ब्लेड से उसके हाथ की नसें काटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद उसने राज के घर वालों से राज के चाचा मनोज पांडे का सिर काटने को कहा। फोन करके वो वहां से निकल गया था, लेकिन 4 घंटे पहले ही वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। सूरज साहू से विस्तार से पूछताछ करने के बाद उसे कोर्ट में पेश करके नागपुर की सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। फिलहाल मामले की आगे की जांच का काम थाना प्रभारी युवराज हांडे कर रहे थे। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।